ताकि चीजें जो है हमारे जहन में है थोड़ी थोड़ी रिफ्रेश होती है। सवाल 2 मैंने आपको भिजवा दिया थे, 2 3 सवाल थे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म था, सेकंड नॉर्मल फॉर्म था, थर्ड नॉर्मल फॉर्म था। इंशाल्लाह जब आपको बाकी सवाल मिलेंगे, सवाल ऑलमोस्ट तैयार करनी है, सब इंतजार करके चैप्टर आगे बढ़े, बाकी जो साथ शामिल हो जाए तो फिर आपको सारा कुछ इकट्ठा दे दिया जाए। तो बच्चे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या थी? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का मतलब होती है अगर किसी एक सेल एक टेबल के अंदर किसी एक सेल में एक इंफॉर्मेशन बार-बार हो, यानी कंटेंट डुप्लीकेट हुए हो, एक से ज्यादा मतलब हो, तो हम उसे कहते हैं कि यहां फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई होगी। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की एप्लीकेशन के बाद हर सेल में एटॉमिक इंफॉर्मेशन आ जाती है। ये बात याद रखिए। उसके बाद हमारे पास दूसरा कंटेंट था, वो था सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म का पहला रूल तो ये था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई हो चुकी हो, और दूसरा देयर मस्ट बी अ कंपोजिट प्राइमरी की। इफ देयर इज नो कंपोजिट प्राइमरी की, सेकंड नॉर्मल फॉर्म कैन नॉट बी अप्लाइड। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सवाल आ सकता है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने आपके अराउंड डिजाइन की है डेटाबेस इसके नॉर्मल रीजन को दस कर देगी। इंशाल्लाह एक अच्छा सवाल होगा, आप सवाल सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट मजीद बेहतर हो जाएगा। लेकिन जितना ये करता है जो सवाल करेंगे बड़ी खुशी हुई कि बेशुमार स्टूडेंट है, स्पेशली मुझे ऑनलाइन किया है, फिजिकल मेरे पास डिलीवरी पेपर क्वेश्चन आता है, किसी का मुझे नहीं पता होता कि स्टूडेंट कहां से बिलोंग करता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि बेशुमार लोगों ने चैप्टर नंबर 5 का सवाल सॉल्व करना शुरू कर दिया है, मुझे दिखाना शुरू कर दिया है, मैंने तो बच्चों को दी है किसको, और आज मुझे क्लास में कोई नहीं लगा, करके वापस दिया जो सवाल पूछा था। उसके बाद कोई 7 बजे के बाद सवाल आया, मुझे पता 7 बजे घर से निकला था, फिर मुझे पता होता दरमियान में टाइम नहीं मिलता सवाल करने का, कोई एक डेढ़ टाइम मिला तो देखो किसका सवाल आया। इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड appreciating those students who are working on it, and also appreciating those people who is trying to work on it, also appreciating on those people who will try after exam। कभी तो कुछ करने के लिए appreciation लाजमी है। ओके, उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म का अप्लाई होगी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का होना जरूरी है, और उसके साथ-साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस सेकंड नॉर्मल फॉर्म के साथ-साथ कंपोजिट प्राइमरी की होना जरूरी है। लेकिन उसमें देखा जाता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो। If there is partial dependency, second normal form will be right. And what is partial dependency? कि आपकी all non keys प्राइमरी की के आधे हिस्से पे अप्लाई हो रही है, आधे हिस्से पे अप्लाई नहीं हो रही। ये है सेकंड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करने की रीजन। जब सेकंड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई हो जाएगी तो कौन से कॉलम रह जाएंगे? वो कॉलम रह जाएंगे जो नॉन कीज होंगी, कंप्लीट प्राइमरी की एवरेज जानी है अगले टेबल में, वो तो कंपल्सरी है। अगला टेबल बनेगा कंप्लीट प्राइमरी की आगे जाएगी, उसके साथ से वो कॉलम जाएंगे जो पूरी की पूरी प्राइमरी की पर 100% डिपेंडेंट होंगे। यानी कंप्लीट के एक पास से चालू होगा, दूसरे से चालू होगा। अगर तीन प्राइमरी की होगी और इनको मिलाकर कंप्लीट प्राइमरी होगी तो ताल्लुक तीनों के साथ होगा। मोस्टली एग्जाम में आपको दो बन जाएंगे, मोस्टली एग्जाम में आपको दो बन जाएंगी। मैंने आपको तीन बन जाएगी ताकि थोड़ा और मजीद मेहनत करना सीख लें। कम पे आएगा तो आप मेंशन लेंगे, मुश्किल आएगा तो खा जाएंगे। तीसरा कंटेंट, उसके बाद हमारे पास अगला कंटेंट था, वो थी हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। वो क्या थी? नॉन की किसी नॉन की पर डिपेंडेंट हो। एक बात सुनिएगा ध्यान से, एग्जाम में जल्दी करनी हो सकता है अप्लाई आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म कर रहे हो और वहां आपको नॉन की डिपेंडेंट लगा दी तो शादी हो जाएगी, या मैं अभी चेक करता हूं कुछ उस वक्त सेकंड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करते हो नॉन की को सिर्फ प्राइमरी की डिपेंडेंट देखना, बाकी दो के आगे चले जा वो खा जाएगा। अगला लेवल हो सकता है एग्जाम में अगर पूछना क्या हो तो ये दर्द आपके दिमाग में नहीं पूछा होगा, जो पूछा उसका जवाब देना है। और सुनिए बात, व्हाट इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म? अ नॉन की शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर नॉन की, नहीं होनी चाहिए। एंड व्हाट मीन आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म? नॉन की विल नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर नॉन की, जो जिस पर डिपेंड कर रही होगी उस पर टेबल लगा जाएगा। बात समझ आई? लेकिन काम की बात ये है कि जो उसका मेन यूनिट होगा मेन टेबल रहेगा, पहले मेन टेबल खत्म करो। ये नहीं होना चाहिए। मेन टेबल में स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, मुमकिन है स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की नहीं थी बस, और हम थर्ड नंबर अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी डिपेंड होगा, नॉन की है, नॉन की यार इसको सेकेंडरी कहते हैं वो है। तो अब ये ना कि आप स्टूडेंट आईडी फाइल हटा दें, स्टूडेंट आईडी नेम में रहेगा और स्टूडेंट आईडी मेन टेबल में मौजूद रहेगा ताकि उस डाटा को मैनिपुलेट किया जा सके। जानने की बात, तो सवाल आपके पास मौजूद है, आंसर भी आपके पास मौजूद है, जरूर अप्लाई कीजिएगा। जहां कहीं मुश्किल आती है, प्रॉब्लम आती है, जरूर सॉल्व कीजिएगा। स्पेशली उन हजरात के लिए ऑनलाइन है, आप लोग हैं, आप सब रात चैट जीपीटी के थ्रू सवाल सॉल्व करते हैं या बनाते हैं, बड़ा मेहरबानी नॉर्मलाइजेशन का सवाल पहले मुझे दिखा दीजिएगा, पता लगे आप नहीं जाते लगे, क्योंकि चैट जीपीटी आपका 100% आंसर नहीं देता। उसको नहीं पता कि आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं, वो कंप्यूटर साइंस की दुनिया की बात आपसे करेगा तो या तो कांसेप्ट का बयान कर देगा आपको, और या मुमकिन है कि इतना सवाल दे दे कि आपको पता चले कि सवाल ठीक है गलत है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो बड़ा मेहरबानी सवाल सामने पेश कर दे, मुझे बता दें मैंने चैट जीपीटी सवाल लिया था, इस बारे में आप देख लें और कोशिश कीजिएगा कि उसकी वर्ड फाइल बनाकर वर्ड फाइल बनाइएगा, आप सीधे देते हैं मेरे पास बड़ी बात नहीं है, मोबाइल पर मुझे नहीं आता, अल्लाह वर्ड फाइल देंगे मैं अपने कंप्यूटर डाउनलोड कर लूंगा, डाउनलोड करके मैं आराम से लैपटॉप पे देखूंगा बना करके और आराम से मैं तसल्ली से जवाब दे सकता हूं कि सही है गलत है। ये मैं प्रेस करूंगा, डाउट भी करना करना चाहिए। बाकी लोगों को डाटा बहुत आराम से मिल जाता है, लेकिन चूंकि ये डाटा मुश्किल से मिलता है, सवाल भी आप किताबों से आपको आसानी से नहीं असर होते, तो इसलिए चैट जीपीटी को चैप्टर 5 और 6 का सवाल डाउनलोड करना तो करने की गलत है, लेकिन बड़ा मेहरबानी मुझसे फाइल करवाएं, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। एक छोटा है मेरे साथ यहां होता है, तो कभी बात सवाल डाउनलोड करके डिवाइस करके डाउनलोड करके देख ले तो मैं उसको रिस्पांस देता हूं कि सवाल ठीक है, ये चीज मॉडिफाई कर लो, ये चीज ठीक नहीं है। वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस को साथ लेकर चल रहा है, और यही मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग ये काम शुरू कर दें। अभी शुरू नहीं किया कोई बात नहीं, अब आपके पास वक्त है, ऑलमोस्ट आपके पास 3 महीने लगेंगे, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। नवंबर में नवंबर में गुजरना, क्योंकि नवंबर की गुजरती है उसके बाद छुट्टी रहता हूं, उसके बाद नवंबर तक किसी में रहता है। तो ये आपसे हम रिक्वेस्ट है, आज का मेरा काम शुरू करने जा रहे हैं, एक बड़ा ही अहम यूनिट और उसका नाम है डाटा वेयर हाउस। फिर डाटा वेयर हाउसिंग के कांसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम दोबारा वापस डाटाबेस की तरफ जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 की तरफ, ताकि चीजों का लिंक समझ में आए। हालांकि मैंने उसको बताया था, लेकिन दोबारा भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं रिवाइज करूं, दोबारा मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके सामने दोबारा उसको एक्सप्लिसिट करूं। हमने कहां शुरू किया था? हमने शुरू किया था कि हमारे पास इधर यूजर है 1, इधर यूजर है 2, यहां हमारी कोई वेबसाइट है, यहां हमारा कोई ईआरपी है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर हमारा जल्दी करेंगे, वापस करेंगे चैप्टर नंबर 1 के अंदर। हमने कहा था यूजर के पास तो उसकी कोई ना कोई एपीआई होती है, सबको याद है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसके सामने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, इसको किसी इंटरफेस की जरूरत नहीं है, ये कोई इंटरफेस है जो कि सॉफ्टवेयर, यहां से ये सारा का सारा निजाम इसके साथ इंटरफेस होगा डीबीएमएस। और मैंने आज की थी कि मैं जो स्ट्रक्चर बनवा रहा होता हूं ये रिलेशन का स्ट्रक्चर है, इसलिए ये हर एक के साथ एसोसिएट ऐसे नहीं हो सकता। मैंने जो आपको पढ़ाया चैप्टर 5 में सिर्फ पूरी की पूरी तफसील आरडीबीएमएस की पढ़ाई है, बाकी किसी की तफसील नहीं, उनके एडवांटेज की आपने किसी की डायग्राम नहीं पढ़ाई आपने, या बहुत हार्ड है क्या पढ़ा था मल्टीपल रिलेशनशिप मैरिटल रिलेशनशिप, बस इतनी बातें, या उनकी कोई इसके नाम एक में एसक्यूएल इस्तेमाल होती है, एक में नोस्पेल इस्तेमाल होती है, एक में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होती है, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं पढ़ाया उनका। बाकी चैप्टर नंबर 5 का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट पूरी आरडीबीएमएस के थे, इंडिपेंडेंसी पूरी आरडीबीएमएस की थी, आर्किटेक्चर पूरी आरडीबीएमएस का था, सब याद है? वेरी गुड। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक से ज्यादा डेटाबेसेस को मैनेज कर सकती है, याद नहीं बात? तो आज हम इसे आगे चल रहे हैं। कंपनी के पास 3 डेटाबेसेस है, एक कंपनी के पास डेटाबेस और है, एक कंपनी के पास दूसरी डेटाबेस है और एक कंपनी के पास तीसरी डेटाबेस है। ये कंपनी की 3 डेटाबेसेस है, मैं इसके अंदर लिख भी रहा हूं डीबी, क्योंकि डेटाबेस को डीबी के साथ मेंशन किया जाता है। ये कंपनी की 3 डीबीज है। आज हमारा सफर इससे आगे चलना है, यहां से आगे ये है, याद रखिए बात। अब मैं इसको दोनों को मिटा रहा हूं और यहां सीधा सीधा यहां डायरेक्टली डेटाबेस बना रहा हूं। यहां पे याद रखनी है कि ये डाटा सोर्स है वो ये है। अब यहां बताऊंगा आपको क्या जो लिखा हो वो जरूर मेंशन करें, दिस इज डाटा वेयरहाउस, ये डाटा वेयरहाउस है। फिर एक बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा, जो किताब में लिखा हुआ है पढ़ते वक्त ऐसा महसूस होता है कि शायद डाटा वेयरहाउस खुद से कुछ करता है, डाटा वेयरहाउस खुद से कुछ नहीं करता। ये मैं याद रखिए, डाटाबेस के बारे में बताता है कि डब्बा है, ये डब्बा है,
बस डाटा महफूज करना है आपने। याद रखिए इस डब्बे में से डाटा निकाल निकाल कर प्रेजेंटेशन की जाती है। इस डब्बे में से डाटा निकाल निकाल कर प्रेजेंटेशन की जाती है। बेशुमार सॉफ्टवेयर है जो इसकी डाटा की प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, बेशुमार। यहां से आगे कई सॉफ्टवेयर है जिनमें से एक सॉफ्टवेयर का नाम है उलैप, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। एक बात बताइए बच्चे, आप फेसबुक से कोई खास इंफॉर्मेशन सर्च करके और फिर उसको अपने पास डाउनलोड करके आगे मार्केट में रखा है। फेसबुक का छोटी डेटाबेस है, फेसबुक के पास दुनिया जहां की डेटाबेस रखा है, फेसबुक के साथ डाटा वेयरहाउस आप अपनी मर्जी से ऑनलाइन इस्तेमाल करके वहां डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। और फिर और वो ChatGPT को कर रहा है, ChatGPT यहां रखा है, ये ChatGPT और यहां से डाटा वेयरहाउस उठाएगा, आपकी कोई मुताबिक पूरा सामने शो कर देगा। और वैसा नहीं ये है कौन सा समझने वाला मतलब यहां मिस कर जाता है। वो समझता है कि एनालिसिस ये कर रहा है, एनालिसिस ये नहीं कर रहा, ये एनालिसिस की बेस दे रहा है आपको, क्या दे रहा है, बेस। इसी तरह आपके पास एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था पावर BI, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। उसके अलावा बेशुमार एनालिटिकल टूल्स, कुछ याद कीजिए, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डायग्नोस्टिक एनालिसिस और प्रेडिक्टिव एनालिसिस, कुछ याद रखिए, वो भी यहां से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, एग्जाम में फिक्स नहीं करेगा, एग्जाम में शायद नहीं है, लेकिन इससे बात पता होनी चाहिए ना, ड्रामे की अगली किसका पता होना, अगली किसमें क्या बात होनी है, बताया जाता है क्या फलाना फलाना के साथ जा पाएगा, क्या ये निकाह हो पाएगा, क्या वहां हो सकता है, क्या वापस आ पाएगी, सारी बातें वाली चीज ये ना कहानी है। और ये अगले के दरमियान में एक तशरीह करेंगे, मैं तशरीह खत्म कर रहा हूं, साफ साफ बता रहा हूं कि वापस नहीं आएगी। So this is not the whole information of the database management system, database and data warehouse. इनका रिलेशन आपको जितना मजबूती से पता है, इनका रिलेशन आपको जितने अच्छे तरीके से पता है, उतना ही आप बेहतर अंदाज से इसको प्रेजेंट कर पाएंगे। यही हमारा मेन काम था, ये हमारा काम अल्लाह के हुक्म से हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था। ये वाला दो हिस्सों का सीन हो गया, कुछ चैप्टर 5 में पढ़ा और कुछ चैप्टर 6 में। ये 6 में भी था और 5 में भी। अपनी यादाश्त के लिए चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में क्या डिफरेंस है दोनों में? यहां आपने पढ़ा था ERM और यहां आपने पढ़ी नॉर्मलाइजेशन। तो मैंने ERM और नॉर्मलाइजेशन खाते बताया था कि ये डेटाबेस का आर्किटेक्चर है, किसका डेटाबेस का। जो इससे पहले आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आर्किटेक्चर पढ़ा था, वो 3 स्कीमा था, कुछ आ गया इंटरनल, एक्सटर्नल एंड लॉजिकल। तुम्हें याद हो गया, याद हो, मुझे याद है ज्यादा। तो मैंने अपनी बात बता दी, आपको आपकी बात याद रखना, आपकी जिम्मेदारी है। अगर मैं आपसे पूछूं डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा है, तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर नॉर्मलाइजेशन और ERM के थ्रू बनता है। जानने की बात आज इंशाल्लाह आज से ऑनवर्ड हम फिर डेटा वेयरहाउस का आर्किटेक्चर भी पढ़ेंगे। 3 आर्किटेक्चर आपके सामने आ चुके हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आर्किटेक्चर, डेटाबेस का आर्किटेक्चर, डेटा वेयरहाउस का आर्किटेक्चर। और बात में आ रही है अगर जल्दी याद रखिए, मैं बार-बार डायग्राम अलग में डायग्राम बना चुका हूं, लेकिन मुझे मालूम है आप इंसान हैं, नबी के इंसान जहां मुझसे मिस्टेक होती है, आपसे होती है, याद करना, याद ध्यान रखना, याद कराना मेरी जिम्मेदारी, याद रखना आपकी जिम्मेदारी। आइए अगला इसको समझिए, ये क्या है, ये पावर BI टूल ही है, ये क्या है, डाटा वेयरहाउस। डाटा वेयरहाउस और उसके सोर्स के दरमियान में ये एक चीज होती है, इसमें नहीं है, इसका नाम क्या है, ETL, एक्सट्रैक्ट है, ट्रांसफॉर्म है, और आगे बढ़ा जो भी है हम इंशाल्लाह खुद जान पाएंगे। अभी फिलहाल आप ऐसे बोल रहे हैं, तो ये बेसिकली इसके अंदर होता है। मैंने कुछ जानबूझकर डिस्कस नहीं किया, अगर आपका दिल चाहता है कि आप इसी डायग्राम में इसको फिट करना चाहते हैं तो ये अभी फिट हो सकता है, लेकिन आपको फिट करना पड़ना है। आपने यहीं पर ये डब्बा लगाना है, उसके अंदर लिखना ETL, ये बहुत मुश्किल काम है। ये काम आपने कागज पे कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पे कर सकते हैं, कागज कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। बस मैंने इसलिए इसको सेपरेट नहीं किया, नाम बनाया। अगर आप समझते हैं कि ये सोर्स कहीं से भी आता है, एक और भी याद रखिए बात, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इधर याद रखिए, आपकी काम की बातें सारी, हत्ता के ERP से डाटा बैक भी वसूल कर सकता है, लेकिन जाएगा नहीं, ये यहां से वसूल कर सकता है। एक होता है क्या होता है और एक क्या हो सकता है, ये हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता। मैंने सबसे बनाना होता है, वो बनाना होता है जो नॉर्मली होता है। हां, जो नॉर्मली काम होता है, एक नॉर्मली है, और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हो जाए, मैं ओरिजिन कर दिया कि ऐसा भी होता है। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि क्या डाटा वेयरहाउस डेटाबेस के अलावा यूजर से डायरेक्ट इनपुट ले सकता है? आप यस ले सकता है। इन सम केसेस अ डाटा वेयरहाउस गेट द डाटा फ्रॉम अदर सोर्सेज, बट फर्स्ट ऑफ ऑल द डाटा विल गो थ्रू ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो इंशाल्लाह क्या होता है आजकल के लिए हमारे लेक्चर में मुझे पावर BI का काम है, पावर BI डाटा वेयरहाउस से डाटा लेना है, क्योंकि डाटा वेयरहाउस में वो डाटा पड़ा हुआ है जिसमें 4 खूबियां है। डाटा वेयरहाउस में डाटा पड़ा हुआ है, उसमें 4 खूबियां है, और वो 4 खूबियां इसलिए पड़ा हुई है, वो डाटा रिलायबल है, वो डाटा रिलायबल है, वो डाटा कंप्लीट है, वो डाटा एक्यूरेट है, और उसके साथ साथ कंसिस्टेंट है। ये खुद इसके अंदर तो अगर डाटा लेकर डाटा कैसा हो, इसलिए पावर BI जो है वो यहां से, और पावर BI अपना काम अलग से किसी सिस्टम का कर रहा है, खुद कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर ये वैल्यू रखा हुआ है एक, और पावर BI इस्तेमाल कर रहा है, तो करें हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो इंडिविजुअल टॉप पे सिस्टम चला रहा है। हम तो बात कर रहे हैं डाटा वेयरहाउस की दुनिया की, ये काम कैसे कर रहा है हम उसकी दुनिया में जा रहे हैं। वरना हमने से पहले पढ़ा था एक डाटा वेयरहाउस बात करता है, ये तो क्या है, वो अपना काम, वो अपना काम नहीं, ये नहीं है, ये पहले से फिनिश फॉर्म में है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने रेंडर किया हुआ है। इसके बावजूद वो ETL की बात करता है, डाटाबेस ये सारी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो डाटाबेस है वो कंबाइन होकर डाटा बना रही है। ये रेफरेंस देखना पड़ेगा, नहीं होगा काम कैसे मैनेज होगा, तो एक डाटा है, मैं आपको आसानी से समझा देता हूं ताकि मजीद क्लैरिटी आ जाए। जी मैं आपको बताता हूं, आप मेरी बात करें यहां से समझ लूं। वो डाटाबेस की बात थी, ये देखिए पूरा लिस्ट, ये आपका एक बैंक है, इस बैंक का नाम फैसल बैंक है, ये आपका दूसरा बैंक है, ये निजाम बैंक है, ये हमारा तीसरा बैंक है, फॉर एग्जांपल ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, और फॉर एग्जांपल ये बैंक हमारा बैंक है। अब एक बात बताइए कि क्या हर बैंक की अपनी अपनी DB है कि नहीं? ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स डाटाबेस हर एक की अपनी अपनी डाटाबेस है, छोटी नहीं है। लेकिन अब ये बताइए कि आप जो है बेसिकली जाते हैं ATM मशीन के ऊपर, इधर ध्यान इधर आपके पास मीज़ान का कार्ड हो, आपके पास फैसल बैंक का कार्ड हो, आपके पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कार्ड हो, आपके पास हबीब बैंक का कार्ड हो, ये बताइए कि आसान कर दूसरे बैंक के पैसे दूसरे अकाउंट में देना, इस तरह नहीं जा सकता। ये पैसों का लेन देन है, छोटी नहीं है, फाइनेंशियल डाटा है। अब वो खबर की बात होती है डेली की बुनियाद पर। पूरे पाकिस्तान में अगर एक बैंक की 10,000 ATM है पूरे पाकिस्तान में, और 10,000 ATM में से हर दूसरा बैंक का कस्टमर वहां पैसे निकलवा रहा है, आप समझते हैं मैं बताऊं, ये डाटा काम डाटाबेस हाउस होता है, क्योंकि ATM मशीन है वन लिंक वालों की, क्योंकि वन लिंक वालों की क्या नाम है बच्चे, वेरी गुड, मुझे याद आ रहा है, मैं करूं, ये सारी की सारी डाटाबेस वन लिंक से लिंक हो जाती है, और ये बन जाता है डाटाबेस हाउस। इसी वजह से आप यूं कार्य करते हैं, तुझे पैसे मिल जाते हैं, वरना पहले फाइल चाबी पूछिए ना, साढ़े पैसे लगेंगे नहीं है ऐसी बात। हाउ वन कैन गेट योर डाटा वेरी इजीली एंड यू कैन गेट द अमाउंट फ्रॉम द ATM विद इन सेकंड्स, हाउ दिस इज पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल ड्यू टू डाटा वेयरहाउस, बिकॉज़ ऑल बैंक्स डेटाबेस आर इंटीग्रेटेड विद वन डाटा वेयरहाउस, एंड वन डाटा वेयरहाउस हैविंग द डाटा ऑफ ऑल द बैंक्स एंड द ट्रांजैक्शन कैन बी वेरी इजीली। क्या होता है, यहां उसी अकाउंट में यही डाटा है, और उसके बाद उसके वैलिड डाटा मिल जाएगा, अब दिमाग में होगा, ये कमाल, ये जो लिंकिंग है इसको बनाने का मकसद ये था। और यहां आप खड़े हो, यहां बैठे होते हैं, यहां आप लिंक हो, यहां आएगा और प्रेजेंटेशन अंदाज है, जहां से आप वसूल करना, वो बैंक का बहुत चीज लगा हुआ है। ये इस तरह से पूरी की पूरी इदारों के निजाम चलते हैं। इसके साथ आप क्रिकेट का मैच देख रहे होते हैं, क्रिकेट का मैच ऑस्ट्रेलिया में हुआ,
और ऑस्ट्रेलिया कमेंटेटर भाई खड़े बता देता है कि जनाब ये स्कोर हुई है, इतनी स्कोर पाकिस्तान की फलां पे फ्लाई की थी, इतना नहीं है कमेंटेटर भाई बता लगा था, क्योंकि आईसीसी ने पूरी दुनिया की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसका डाटा वेयर हाउस है, उसने पाकिस्तान में होने वाले सारे मैचों की डाटाबेस संभाली है, उसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया जितने ममालिक क्रिकेट होती है सबकी अपनी डाटाबेस है, उन सब डाटाबेस को कंबाइन किया होता है, उस कमेंटेटर के सामने उस वक्त डाटा डीबीएम को होती है, और साथ में आगे शॉप कर रहा होता है, वो इमीडिएट बता रहा होता है कि अगर इस क्रिकेट में इतनी स्कोर की रही है, इसको फलां बॉलर फलां बैट्समैन ने इतनी स्कोर की थी, तो एक पहले मतलब कर रहा होता है, दिस इज द राइट यूज ऑफ डाटा वेयर हाउस। आई गेस आपको समझ आ रही होगी, और आप समझ आ रही नहीं, मुझे समझ आ रही है जी जी। दो है आपको पता लग गया और मुझे लग पता गया ये लग रहा जी, क्या वेरी गुड। तो ये डाटा वेयर हाउस का ये कॉन्सेप्ट है, असल में ये एक ही वक्त में बहुत सारी डाटाबेस को कंबाइन, ये मैंने आपको अलग से काम बताया, मुझे मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी मुमकिन है, असल ये स्टैंडर्ड मेथड, ये स्टैंडर्ड मेथड, ये इनफॉर्मल मेथड ये भी होता है, लेकिन इसके बावजूद डाटा वेयर हाउस का सबसे बड़ा कमाल ये है कि डाटा ने ईटीएल के बगैर नहीं गुजरना, ये ईटीएल इसका कंट्रोल सिस्टम है, ये इसकी पूरी चौकी है, जहां से स्क्रूटनी होकर जानी है, डाटा स्कैन होकर जाना है, यहां पर आगे दोबारा वापस आएगा। अब अपनी याददाश्त के लिए यहां पर मैनेज कर लीजिए कि असल में ईटीएल है, जो असल में ईटीएल है, ये आपके चैप्टर नंबर 3 का जो डाटा एनालिसिस का साइकिल है उसके 3 तक ले चलता है। डाटा एक्सट्रैक्शन क्वेश्चन को कहते हैं, ट्रांसफॉर्म इसे कहते हैं, क्लीनिंग इसे कहते हैं, क्लीनिंग उसकी क्लीनिंग क्या करता है, डाटा कम हो गया, मिस हो गया, और फ्लुक हो गया या इंटरसेप्शन हुआ, सब कुछ ठीक रहेगा, और लोड से हमारा डाटा को उठा के डाटा वेयर हाउस में स्टोर करवाएगा। बात समझ आ रही? अब इसको लिंक दीजिए, हमने डाटाबेस में हमारा डाटा स्टोर मैनेजर डाटा स्टोर करवाता है, याद आ रही है, ये सारे काम ऐसे होने क्योंकि इस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसको सपोर्ट करना है, तो डाटा वेयर हाउस करना है, ईटीएल ने ये निजाम रखा है अपने आप को मैनेज करने के लिए, और चूंकि अब डाटा बहुत ज्यादा सिक्योर चाहिए, मजीद सिक्योरिटी चाहिए, तो मजीद सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ? अब एक बात और सुनिए, ये तो मेरा काम था कि मैं आपको लिंक समझाऊं, चैप्टर नंबर 6 में यहां से शुरू होगा और यहीं पे लिखेगा, आपको पीछे नहीं जाएगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होना चाहिए कि इसके पीछे लिंक क्या है, कहां का लिंक है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर ये डाटा वेयर हाउस में डाटा सोर्स की बात करेगा, बस इसके ऊपर एक लिखेगा कि बहुत सारे डाटाबेस को एक जगह कंबाइन किया जाता है, इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करेगा। हमने अपनी याददाश्त के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, अपनी समझ के लिए पूरा का पूरा लिंक समझाया कि ये पूरा का पूरा लिंक काम करेगा कैसे। समझ आ गई बात? चलिए आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज डाटा वेयर हाउस? A database house is a central repository of integrated data। ये सबसे काम की बात है, जुमला मुश्किल लगे आप आसान अंग्रेजी में लिख लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये कंटेंट जरूर बताना है कि एक सेंट्रल लोकेशनल डेटाबेस वेयर हाउस है जहां बहुत सारी जगहों पे डाटा होता है, from one or more disparate sources, यानी from many databases। It is designed specifically for query and अब इस जुमले से क्या लग रहा है, इस जुमले से लग रहा है डेटाबेस हाउस क्वेरी लगाएगा, डाटा वेयर हाउस क्वेरी नहीं लगाएगा, डाटा वेयर हाउस को यूज करके क्वेरी लगा के डाटा के मीनिंग बनाए जाएंगे, डाटा के मुख्तलिफ मीनिंग्स निकाले जाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने इसकी फेसबुक पर 10 एग्जांपल इन रिगार्ड कि वो इन तमाम के तमाम डाटा के जरिए बहुत सारी चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कि आप लोग बताते हैं, जैसे मैंने क्या एग्जांपल दी आपको कि आप लोग फेसबुक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अभी आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, कुछ देर के बाद मुझे फेसबुक पर जाती है, आप गूगल पर कुछ सर्च करना शुरू करते हैं, थोड़ी देर बाद मुझे फेसबुक पर जाती है, आप समझते हैं ये आसान काम है, क्या होता है, आप शुरू करने की कोशिश करें, असल में गूगल का डाटा वेयर हाउस इमीडिएटली तमाम इंफॉर्मेशन फेसबुक को देता है, और फेसबुक उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जिससे पैसे नहीं होते फेसबुक ने उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए वो उसी बंदे को जिससे सच्ची होती है उसके सामने शो करना शुरू करता है, फेसबुक के पैसे भी हो जाते हैं और लोगों को मालूमात मिलना शुरू हो जाती है। आसान समझ आएगी? इस्तेमाल देखिए, इस्तेमाल पर ध्यान रखें कि काम हो कैसे रहा है, वर्किंग हो कैसे रही है, और आपका जो गूगल है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वॉइस पे कलेक्शन नहीं करता, सॉरी सिर्फ टेक्स्ट पे कलेक्शन नहीं करता, गूगल आपका मोबाइल का कैमरा 24 आवर एक्टिव रहता है, 24 आवर जब तक ये ऑन है, ये कैमरा ऑन है, आपको मुसलसल देख रहा है, फ्रंट से भी और बैक से भी, और इसकी वॉइस भी सुन रहा है, उसके साथ साथ ये आपके टेक्स्ट मैसेज को वसूल भी कर रहा है, आपकी वीडियो अपलोड होती है उनको मैनेज कर रहा है, ये इस सलाहियत के साथ है, और बेशुमार लोग जो एक्सपर्ट हैं वो जानते हैं इसमें बहुत सारे इनसाइट कलेक्शन होते हैं जिनको डिस्प्ले किया जा सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल एंड यूजर है, आपको बिल्कुल बहुत बात पता होता है, कुछ नहीं पता होता, लेकिन इसके जरिए बहुत सारी चीजें एक्टिवेट बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज एक्टिवेटेड, आप जो बोल रहे हैं ये सुन रहा है, और ये गूगल की डेटाबेस में स्टोर होता जा रहा है। मैं लास्ट में आपसे कहा था कि गूगल की एक हार्ड डिस्क हमारी बड़ी हमारे पास भी सारी छोटी सी, तो बस पीटा की हार्ड डिस्क है, जो कि एक हमारी से बड़ी हार्ड डिस्क है, और मेरे ख्याल के मुताबिक उनका बंदा हार्ड डिस्क मैनेज करता है, उसके पास इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल से घूमता है और सबको देखा जाता है इतनी हार्ड डिस्क है उनके पास, गूगल का है, तो गूगल का इनसाइट सारे रिवील करते हैं, सारे जानते हैं, अपनी जल्दी दिखा के कैसे काम करता है, तो आप खुद सोचिए कितने लोग हैं, हर बंदा कुछ ना कुछ सर्च कर रहा है, कोई कुछ सर्च कर रहा है, कोई डाटा सर्च कर रहा है, कुछ 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 सर्च कर रहा है, और गूगल का जवाब दिया है, मतलब क्या चीज है गूगल के पास, अब गूगल हैविंग अ डाटा वेयर हाउस and that data warehouse is collecting data from different databases all over the world, कोई लाइब्रेरी से, किताबों से, कहीं से, और आपके जवाब पे वो हमेशा कुछ ना कुछ relevant information आपको जरूर बताता है। जब शुरू में गूगल आता है आपको ना बिल्कुल आपको गूगल इस्तेमाल करना होगा, मैं उस वाली बात बता रहा हूं, जब शुरू में गूगल आता है तो गूगल बताता है information not found, अब ये ऐसा मैसेज कभी नहीं आता, अब वो कुछ ना कुछ लाता है और 90% नहीं तो कम से कम 70% से ज्यादा वो relevant होने लगा है। पहले क्या था, पहले इसका डाटा वेयर हाउस नहीं था, पहले डाटा सर्च करता था, चंद चीजें करता था, लाइव बुनियाद पर डाटा सर्च करता था, अब लाइव बुनियाद पर डाटा सर्च नहीं करता, अब कुछ और टेक्निक मैनेज करता है। इंशाल्लाह जब आप चैप्टर नंबर 9 पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह सिस्टम पढ़ेंगे फिर आपको बताऊंगा वो काम कैसे करता है, कैसे वर्किंग करता है, एकदम डाटा से जाता है, आप जब तक आप भी जब तक डाटा सामने जाता है, मैंने वो भी देखा हुआ है कि हम बताया पापा गूगल सर्चिंग करते थे, गूगल सर्चिंग में गूगल डॉट गूगल का वो घूमता था बैठ के चाय पीते थे, बिस्कुट बोल खा लेते थे, बिस्कुट खा लेते थे, और फिर वो डाटा खाती हूं मेरे सामने आहिस्ता आहिस्ता पहले एक लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन, उसकी कुछ बात इंशाल्लाह पैसा पढ़ने के बाद बताऊंगा क्या बात डाटा क्यों छोटे छोटे में आता है, ये मतलब मैंने देखा अपनी आंखों से। आज आप माशाल्लाह आपको पहले ही डिजिटल दौर में तो आपके लिए बहुत आसान है, आप कहते हैं कि गलत क्लिक कर जाएगा, ये एंड्रॉइड काम में हम सीखना है कैसे होता है, सीखना नहीं पढ़ना, सब सीखना काम हमारे पास नहीं है, तो पढ़ना है ये काम कैसे होता है, ये डाटाबेस कैसे काम करती है, बट उसमें से इसका कमाल भी है क्योंकि अब उसको डाटा मुक्त जगह पर ज्यादा नहीं जाना पड़ता, अब उसको सारी मालूमात एक जगह से मिल जाती है। अब आपके पास कुछ चीजें आप घर में खाना पका रहे हो पर, और आपके पास साथ में मदरसा से आपने जीवन मंगवानी है, और इसमें मदरसा से आपने चाहे उसी में मंगवानी है, इसमें मदरसा से मंगवाना बताइए खाना खाना कहीं जल्दी लगा कुछ होगा क्या बात करेंगे, यही चीजें किचन में सामने कैमरे लगी हो हमारे खाते हैं उसमें खाना जल्दी पड़ेगा और नुकसान होने का निशा भी ये आई हो ये कामयाबी हुआ कि पहले सब ठीक होती थी, पहले यूजर ने रिक्वेस्ट दिलाई कि डाटा गया क्या डाटा है वाला मेरे को नहीं अच्छा डाला याद ढूंढा वो इस ढूंढता था, अब डाटा ये भी लगा और मैंने कौन सा बताया इंडेक्सिंग, यार कुछ इंडेक्सिंग में देता है ये चीज आप डाटा फ्लॉप है आपको डाटा आपको शो कर दिया, ये कमाल ये होती है इजी जिसकी वजह से डाटा को सेट आउट किया था, तो ये है वो इस्तेमाल जिसको समझने के बाद आइडिया होता है काम होता कैसे, अगर इसके बाद समझ आए तो अल्लाह आपका मालिक। ओके प्लीज वापस आइए, इट इज डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर क्वेरी एंड एनालिसिस, रीडिंग, एग्रीगेटिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा रादर देन फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ये आपका सवाल ये कह रहा है, ये है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, उसी वक्त सॉफ्टवेयर के जरिए डाटा एंटर करके उसी वक्त कोई वापस ले लेना, ये भी पढ़ेंगे, इसको कहते हैं OLTP, क्या नाम है उसका, OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अब ये ध्यान से ये बड़ा काम करता है, ये लैब है ऑनलाइन
एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, और इनकी जगह डील करते हैं तो हम बताऊंगा आपको, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग आवाज में होगी और ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग इख्तिताम पे होनी है। इनकी जगह डील करने में तो बस मैसेज का मौका होगा, इसलिए आप प्लस मैसेज आएगा प्लस लगा देंगे, चीज हो जाएगी। तो पहले क्या बात है, डाटा डिस्ट्रॉय नंबर सारे गया जी, राइटिंग करता है, अपडेटिंग करता है और इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। आगे चलो इस प्राइमरी पर्पस इज टू प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल व्यू ऑफ डाटा। यह कमाल की बात है, यह कमाल की चीज जो ये खूबी है, इससे पहले किसी सिस्टम में नहीं है। कैसे ये डाटा को कितना मैनेज करता है, 2021 2022 2023, अगर ये इस तरह से डाटा मैनेज ना करे तो कभी आपको ट्रेंड जल्दी मैनेज कर देता। ये आपको बताता है, ट्रेंड बताता है 2021 में आपकी सेल थी 2 मिलियन, 2022 में सेल होगी आपकी 2.2 मिलियन, 2023 में आपकी सेल होगी 2.7 मिलियन। ये पूरी तस्वीर आपकी मेंटेन कर रखा है साल के हिसाब से। दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। तो आप अगर आपको ट्रेंड निकाल के दिखाओ, आप इमीडिएटली मीन निकालेंगे और मीन निकाल के जल्दी से आपको निकाल देंगे, हमें किसी और एप्लीकेशन निकलती है और बस मैं कुछ अगले साथ ट्रेंड निकालना भाई आपकी है, तो आप इसकी क्या करेंगे, टोटल वैल्यू को ऐड करके सिर्फ लाइक करेंगे, अपनी डाटा निकाल देंगे, बिल्कुल सेम ही काम कंप्यूटर करता है। बात ज़हन में रखिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या आम सॉफ्टवेयर हो, वहां कोई जिन नहीं बैठा हुआ, किसी इंसान की ही मेहनत है जिसने कंप्यूटर को इस तरह से इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि वो उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है इंसान के बताए हुए रास्ते के मुताबिक। याद रखिए बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फ कुछ नहीं है, कुछ नहीं करता। एक एक्सपर्ट इंसान का कमाल है कि उसने सॉफ्टवेयर में ऐसी बातें लिख दी हैं कि जो रूल्स बना दिए हैं, उन रूल्स को पढ़ता है सॉफ्टवेयर और उस रूल के मुताबिक इंस्ट्रक्शन देता है, काम करता रहता है, चाहे वो आम सॉफ्टवेयर हो चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर हो। जी, व्यू हिस्टोरिकल व्यू ऑफ डाटा टू सपोर्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, मोस्टली डाटा पे इस्तेमाल होता है। अब यहां एग्जांपल लीजिए, अब व्हाट यूज अ मैसिव डाटा वेयरहाउस, जब लफ्ज मैसिव आता है हमारे दिमाग में इमीडिएटली बिग डाटा आ जाता है। याद रखिए बात, गुड। टू एनालाइज सेल डाटा, अब आपको समझ आ रही होगी कि बिग डाटा कहां स्टोर किया जाता है, डाटा की लिंक करना आई सीखे। अ डाटा वेयरहाउस हैविंग अ ह्यूज डाटा, तो ह्यूज डाटा की टेक्निक हमारे जिन में कौन सा आता है, बिग डाटा का कौन सा आता है, वैरायटी ऑफ डाटा, तो बिग डाटा में तो वैरायटी ऑफ डाटा को सेपरेट करके रखना, ये कमाल डाटा वेयरहाउस का है। डाटा वेयरहाउस काम कर लेता है और हमें किसी पता वेलोसिटी बहुत तेजी के साथ काम करता है, तो जब तेजी की है कि बहुत सारे डाटा को अलग अलग रखने की बजाय एक जगह पर रखता है, एनालिसिस हो जाता है। वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी रिलायबल भी है, कंसिस्टेंट भी है, एक्यूरेट भी है और कंप्लीट भी है और मीनिंगफुल निकलता है। तो वैल्यू कहते हैं मीनिंग बनाने के लिए टेक्निक सवाल होती है, कोई गलत बताइए कुछ पहली हो गई। आगे चलते हैं, यूज अ मैसिव डाटा वेयरहाउस टू एनालाइज सेल डाटा फ्रॉम थाउजेंड ऑफ स्टोर। क्या कह रहे हैं, यानी वॉलमार्ट के थाउजेंड स्टोर है और वो वहां से हर स्टोर से डाटा कलेक्ट करने के बाद हर स्टोर की अलग अलग, क्या हर स्टोर का डाटा होगा ना, उनको कंबाइन करके एक लाएगा। अब उस एनालिसिस में देखेगा किस स्टोर में सेल ज्यादा होती है, किस स्टोर में कौन सा सामान ज्यादा बिकता है, किस स्टोर में किस तरह का कस्टमर ज्यादा आता है, कितने ट्रेंड निकाल सकता है। ट्रेंड निकालने के लिए क्या सवाल होगा, ट्रेंड निकालने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, नए ट्रेंड निकालना। आपसे पूछ रहा हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल, क्योंकि बच्चे मुख्तलिफ तरह के आपकी वर्किंग है, जो आपने नए ट्रेंड निकालने हैं। ये बात पहले बता चुका हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर इंसान की तरह थिंक करता है, सोचता है और उस सोचने के साथ जिस तरह इंसान एक नए ट्रेंड निकालता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर भी सेम काम कर सकता है। तो एक बात याद रखिए, जब तक आपका इन चीजों का इंटीग्रेशन अच्छी मजबूत नहीं होगी, आप एक अच्छा जवाब नहीं दे सकते। अब रोबोट का काम होता है, वो डेली लर्निंग करता है, वो आपके लेवल काम करता है, बोरिंग काम होते हैं, बोरिंग काम में और एनालिसिस करने में बड़ा फर्क है। एनालिसिस थिंकिंग का काम, रोबोट प्रोसेसिंग थिंकिंग काम नहीं करता। रोबोट का प्रोसेसिंग काम है, आपने कहा यहां जो यहां नहीं, यहां नहीं करेगा, यहां ये काम रोबोट का है। ये एनालिटिकल काम नहीं है, एनालिटिकल काम है हर मर्तबा एक नई सोच, हर मर्तबा एक नया अंदाज, हर मर्तबा एक नया ट्रेंड। ये काम इसको नई चीजें कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। चलो चलिए आखिरी पॉइंट साइड में जाएंगे आज इंशाल्लाह। दे कैन ट्रैक व्हिच प्रोडक्ट सेलिंग विल व्हिच रीजन, गूगल सारी बातें बता दी आपको, लेकिन यहां सारे पता जाएंगे। ये सारे के सारे स्टोर का डाटा बता रहा है किस रीजन में कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा बिक रही है, कौन सी प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा बिकती है, किसकी क्वांटिटी कम बिकती है, ये सारी मालूमात इसमें मेंशन है। How weather affects sale of the specific item, weather मौसम के तब्दील होने से किस चीज की तब्दीली आती है। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो कुछ मेवा ज्यादा हो जाएंगे, उनकी सेल एकदम हो जाएगी, स्वेटर ज्यादा हो जाएंगे, जॉब ज्यादा हो जाएंगी, मफलर ज्यादा हो जाएंगे, जैकेट ज्यादा हो जाएगी, कोट ज्यादा हो जाएंगे, और गर्मी आएगी तो टी-शर्ट ज्यादा हो जाएगी, शॉर्ट्स ज्यादा हो जाएंगे। लोग जो है बेसिकली बहुत ब्राइट कलर इस्तेमाल करेंगे, सभी लोग डार्क कलर इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली ट्रेंड है, उन्हीं ट्रेंड के मुताबिक आप अपनी फोरकास्टिंग, जब तक ये मालूमात नहीं मिलेगी, बताइए बिजनेस कैसे करेगा। हम यही बात पहले से पढ़ रहे हैं, ये इतनी मेहनत है डाटा के ऊपर, ये डाटा की असल मेहनत की वजह आपकी बिजनेस की ग्रोथ है। ये जितनी मालूमात मेरे पास एक्यूरेट है, ये जितनी मालूमात मेरे पास फावानी में है, ये जितनी मालूमात मेरे पास कंप्लीट है, मैं उतना अच्छा बिजनेसमैन, मैं उतने अच्छे डिसीजन ले सकता हूं, मैं उतने अच्छे प्लान बना सकता हूं, मैं उतनी अच्छी कंट्रोलिंग कर सकता हूं, मैं उतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन कर सकता हूं। इन सब का हासिल ये है जो हम सारी मेहनत से पढ़ रहे हैं। जी बच्चे, बताते फोरकास्ट इफेक्ट सेल ऑफ स्पेसिफिक आइटम एंड मैनेज इन्वेंटरी सप्लाई चेन, तो उसी के बारे में आपकी सप्लाई चेन जो रहती है कि कौन सा सामान की सप्लाई से कब कराओ कितना देना है। लास्ट पॉइंट, विच सर्कमस्टेंसेस इवन इफेक्ट सेल या अफेक्ट सेल, मतलब अफेक्ट होता है, नुकसान देता है, और इफेक्ट क्या होता है, फायदेमंद। कौन से अनासिर या कौन से फैक्टर या कौन से हालात सेल बढ़ा देते हैं, कौन से हालात सेल कम कर देते हैं, सारी बातों का ट्रेंड निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब एक अच्छा बिजनेसमैन ये ट्रेंड पाने के बाद अफेक्ट करने वाली चीजों को अवॉइड करता है और इफेक्ट करने वाली चीजों को यूटिलाइज करता है। ये इसका मतलब है कि डाटा मेरे बिजनेस को चलाने में मेरा रोल प्ले कर रहा है। मेहनत तो बहुत ज्यादा है, मुश्किल बहुत ज्यादा है, डेवलपमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा है, एक्सपर्ट लोग बुलाने पड़ेंगे, लेकिन फायदा उससे ज्यादा है क्योंकि अकाउंटेंट और बिजनेसमैन हमेशा एक चीज पे चलता है, वैल्यू फॉर मनी। जब पैसा करता है उस पैसे का बेनिफिट दिखता है। मैंने क्लास में मिसाल दी थी, एक स्टूडेंट एक शख्स अपनी उसी ट्रेन सफर कर रहा है जिसमें एक बंदे ने लाहौर से कराची जाने का 3500 दिया हुआ है और उसी ट्रेन में 9000 तक जा रहा है। तो ये नहीं है कि 9000 तक जा रहा है, उसी ट्रेन पर जा रही है, जा रही है, दोनों की पट्टी पे जा रही है, लेकिन उस बंदे बैठा हुआ जहां पर गर्मी है तो इसलिए लगा हुआ है, सर्दी लगा हुआ है, कमर भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, आराम से सीट भी है, आराम से सो सकता है। जो बेचारा 3-3500 लेके जा रहा है, वो हवा भी खा रहा है, बाहर बात रही है, पट्टी खुली है, पट्टी है, नीचे खट्टे बैठा हुआ, वहां पर गद्दी नहीं है और उसके साथ वॉशरूम की सफाई भी नहीं है। बच्चे वैल्यू तो है ना, हालांकि ट्रेन तो एक ही है, सफर तो एक ही है, दोनों वही देख रहे हैं, वो भी देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है, और बात में आई, थैंक यू मच।